हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए कोट्स लेके आए हैं। सुनिएगा कोट्स क्या है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं और हम वो शख्स हैं जिसके आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया। सेल का डिस्कवरी पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, सेल के ऊपर थ्योरी पढ़ लिया। डिस्कवरी किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। सर्वप्रथम लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। थ्योरी किसने दिया था? स्लेडन और स्वान। स्लेडन एंड स्वान ये दोनों थे। इसको मॉडिफिकेशन किसने किया था? थ्योरी का मॉडिफिकेशन रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या किया था? थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया था। और क्या पढ़े थे? ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग पढ़े थे कि सेल का साइज क्या साइज पढ़े थे, शेप पढ़े थे और सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा आज और देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल में दो चीज कल बताए थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। दो चीज बताए थे, उसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का एग्जाम्पल कौन कौन है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देख रहा है ना उधर? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, दो तरह का ऑर्गेनल्स है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का एग्जाम्पल बहुत सारा हो जाएगा। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताए थे कि दो तरह का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में हम आर ई लिखते हैं, सॉरी ER लिखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER लिखते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या इसको गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज हो गया और हो जाएगा प्लास्टिड, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और क्या क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। अभी इतना ही रहने देते हैं और जैसे जैसे मिलते जाएगा सबका नाम लिखते जाएंगे। वैसे तो इतना ही होना चाहिए। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स में दो है, राइबोसोम और एक सेंट्रोसोम। राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ये राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। बट सेंट्रोसोम जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ओनली इन यूकैरियोटिक, ठीक है। और इधर जितना भी है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, है वो सब किस में पाया जाएगा? ये सब पाया जाएगा किसमें? सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में, ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक्स।
यूकैरियोटिक। ठीक है, ध्यान रहेगा। दो तरह का सेल पढ़े थे ना कल, दोनों तरह का सेल पढ़े थे। टाइप ऑफ सेल में दो तरह का सेल पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये सब हमने देखा था। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। क्या बोल रहे थे कि कल हमने क्या पढ़ा था, दो टाइप का सेल पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था। उसमें देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक मतलब सेल के अंदर का एक ऑर्गेनल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जिसको क्रोमोसोम बोल रहे थे। तो वो न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट था और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था। ठीक है, और क्या देखे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये दोनों का दोनों यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है वो दो है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, जिसमें से राइबोसोम जो है ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक में भी। बट सेंट्रोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होने के बावजूद भी ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में भी किसमें, एनिमल्स में। यूकैरियोटिक भी किसमें, एनिमल्स में। कुछ प्लांट में भी पाया जाता है, बट ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। ठीक है, तो इतना ही हम लोग पढ़े थे, ज़्यादा और नहीं पढ़े थे। क्या पढ़े थे, सेल का डिस्कवरी पढ़े थे, सेल का थ्योरी पढ़े थे और ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़े थे। ओवरव्यू में क्या पढ़े थे, सेल का टाइप पढ़े थे, सेल का साइज पढ़े थे और सेल का शेप पढ़े थे। ठीक है, अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिए, ताकि पूरा बेसिक समझ में आ सके, बेसिक कंसेप्ट जो है वो पूरा पता लग सके। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े थे ना, दो टाइप का सेल होता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में आज हो सके तो प्रोकैरियोटिक सेल आज खत्म करने का प्रयास करेंगे और अगले क्लास से यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे मेन विशेषता है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे मेन विशेषता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर बोल दो सिंपल से न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, नो न्यूक्लियस, सिंपली बोल देते हैं नो न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल ये जिस एरिया में प्रेजेंट होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जिस एरिया में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन विच रीजन, उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ये कल बताए थे, न्यूक्लियाइड। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला लाइन लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए कि प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कौन कौन करता है, प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया। इसमें इसके अंदर मतलब रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आता कौन कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते कौन कौन है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग बीजीए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसी का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और कौन दिया है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एंड एक और दिया है पीपीएलओ,
PPLO, प्ल्यूरो, कल इसका नाम भी बताए थे, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। कौन कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सब ही रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। इनके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल और कोई नहीं होता है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है ना, ये भी पढ़ेंगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया भी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है यू बैक्टीरिया और एक होता है आर्की बैक्टीरिया। वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस यही जानना है कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, यही चार ऐसे ग्रुप हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। मतलब इनका सेल जो होता है वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। और पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक, ये सब कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो कैसे होंगे ये सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना था? इसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें वो कहाँ जहाँ प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक बता देते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, एक्सेप्ट किसके? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, नो सेल वॉल। याद रखना है, ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है। माइकोप्लाज्मा के पास क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है। प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। और क्या क्या दिया था इसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के पास इसका जेनेटिक मटेरियल के अलावे इसके पास एक और डीएनए होता है। इसके पास क्या होता है? एक और डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड आर प्रेजेंट। और ये सब में नहीं होता है, ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल में होता है, ठीक है। प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में जो भी पढ़ेंगे, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं लेना। माइकोप्लाज्मा के बारे में सिर्फ इतना जानना था कि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी थोड़ा सा जानना है। और साइनोबैक्टीरिया तो मतलब हमारे पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं आता रहता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना है। और बैक्टीरिया के बारे में टोटल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड जो है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहना चाहिए था, एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है ये। मतलब देखो, ये बनाए हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल पूरा एक बनाएंगे, वो पूरा पिक्चर बनाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल का। उसके अंदर हम पिक्चर में ही सारा चीज़ बता देंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। बस एक सिंपल ले रहे हैं कि इसका मान लो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये इसका क्रोमोसोम रहा, क्रोमोसोम इसमें बनता ही नहीं है, क्रोमोसोम नहीं लिखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए ही सिर्फ क्यों होता है? क्योंकि ये क्रोमोसोम नहीं बनता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसके अलावे कल इसका शायद जिक्र किए होंगे, इसके अलावे प्रोकैरियोटिक सेल में एक और डीएनए होता है जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए। वैसे इसका ये भी जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी सर्कुलर ही होता है, ये भी सर्कुलर ही होता है, बट ये सर्कुलर फॉर्म में होता नहीं है, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होता है। लेकिन ये जो प्लाज्मिड है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ये क्या है? प्लाज्मिड है ये, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए।
या एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बोल देते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। छोड़ो हटाओ, क्रोमोजोम ही लिख लेते हैं, क्रोमोजोम। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मतलब इसके पास एक स्पेशल डीएनए होता है। हर किसी के पास ये स्पेशल डीएनए नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलते हैं? बैक्टीरिया में मिलते हैं। ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के अलावे भी इसके अंदर एक और डीएनए होता है, जिसको नाम क्या होता है? जिसका प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड का काम क्या है? प्लाज्मिड के काम के बारे में 12th में पूरा फुल डिटेल पढ़ना है कि प्लाज्मिड का काम क्या होता है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि प्लाज्मिड जो है एज अ वेक्टर के रूप में यूज होता है। यूज एज अ वेक्टर, वेक्टर बोले तो जीन ट्रांसफर के रूप में। जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम नहीं सुने तो कोई बात नहीं। क्या होता है ना कि हम लोग किसी दूसरे सेल का जीन किसी दूसरे सेल में, किसी दूसरे एनिमल का जीन किसी दूसरे एनिमल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो ट्रांसफर करने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं वो यही होता है, प्लाज्मिड। ज़्यादातर जो जीन क्लोनिंग का जो सिस्टम होता है या जीन ट्रांसफरिंग का जो सिस्टम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्लाज्मिड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यूज एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब किसी दूसरे सेल का डीएनए किसी दूसरे सेल में। ठीक है, फॉरेन डीएनए। समझ में आया है? इतना समझ में आया है? और इसके बारे में था कुछ? एनसीईआरटी से ही पूरा फुल डिटेल मतलब फोकस रहता है मेरा एनसीईआरटी पे। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एनसीईआरटी 2 लाइन और लिखा है। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सबसे पहली बात तो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई ये सबसे ज़्यादा करता है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। और कह रहा है कि ये यूकैरियोटिक से छोटा होता है। ठीक है, वो कहाँ लिखे? यहीं पे लिख देते हैं, स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। एक तो यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है और उससे तेजी से भी ये मल्टीप्लाई करता है। तेजी से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनल नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइड करने का मैकेनिज्म नहीं होता है। रैपिडली मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ये तेजी से डिवाइड करते जाते हैं। इसके जगह इसके पास डिवीजन का उतना ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं होता है, और तो और इसके पास उतना ज़्यादा ऑर्गेनल्स भी नहीं है, इसलिए ये तेजी से डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, अब इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसके शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। बैक्टीरिया किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? जो भी चीज़ पढ़ेंगे अभी बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मिटाएं इसको। फोर बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का 4 बेसिक शेप दिया गया है एनसीईआरटी में, वही चारों का नाम पढ़ लेते हैं। 4 बेसिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में जितना भी चीज़ पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में जितना भी चीज़ पढ़ेंगे सब किसके बारे में पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी आएगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी एक टाइप का बैक्टीरिया ही है। ठीक है, बैक्टीरिया लगा है ना उसमें, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बेसिक शेप कौन कौन सा है? पहला शेप है रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं। बैसिलस। ठीक है, बैसिलस बैक्टीरिया। इसका शेप कैसा है? देखो रॉड के जैसा, इस तरीके का। ठीक है,
इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल, हर किसी का एक एक एग्जाम्पल लिखवाते जाते हैं ताकि नाम भी कम से कम ध्यान में रहे बैक्टीरिया का, कुछ कुछ बैक्टीरिया का नाम ध्यान में रहे, ठीक है। रॉड शेप का एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम इसका बचपन से बहुत सुने होंगे, लैक्टोबैसिलस। इसका काम क्या है? दूध से दही बनाना ना, काम इसका क्या है? दूध से दही बनाना। दूसरा शेप आ जाओ, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल मतलब बॉल जैसा, जिसको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कौन सा शेप? कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। कोकस ये प्लूरल वर्ड है, सॉरी ये सिंगुलर वर्ड है, यही सिंगुलर प्लूरल में गड़बड़ाते हैं। ये कैसा वर्ड है? सिंगुलर है, और इसी के लिए कोकाई वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कोकी या कोकाई जो भी बोलो। ये कैसा वर्ड है? ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, ये कैसा होता है? स्फेरिकल होगा, बॉल जैसा, गेंद जैसा, इस टाइप का। इसका एक एग्जांपल है। अच्छा, ये जो है ना स्फेरिकल शेप वाला जो है कोकस वाला, ये और भी टाइप का होता है। अगर ये एक है इसको तो सिर्फ कोकस बोल देंगे, ठीक है, इसको कोकस बोल देंगे। अगर ऐसे ऐसे करके दो जुड़ा है एक ही साथ दो बैक्टीरिया जुड़ा हुआ है स्फेरिकल वाला, तो उसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लोकोकाई या डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई बोल लो, वैसे तो दो है, एक से ज़्यादा है तो कोकाई में होगा, डिप्लोकोकाई। फिर मान लो अगर ये मतलब चेन बन जाए, इस बैक्टीरिया का एक चेन बन जाए, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। और इस तरीके का बहुत सारा बैक्टीरिया एक ग्रुप में आ जाए, इस तरह का बहुत सारा बैक्टीरिया एक ग्रुप में आ जाए, तो इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। इसको क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकाई। ध्यान में रहेगा। अगर एक अकेला है तो कोकस, दो आया, एक साथ दो आया, डिप्लोकोकाई, एक साथ एक चेन बन गया, एक साथ एक चेन बना लिया तो स्ट्रेप्टोकोकाई। और ऐसे ऐसे बैक्टीरिया को एक ग्रुप बन जाए, पूरा एक ग्रुप बन जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देंगे, स्ट्रेप्टो का एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। वैसे तो कोकस नहीं लिखना चाहिए, कोकाई लिखना चाहिए, लेकिन याद करने में आसानी होता है इसीलिए यही लिखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये क्या करता है? काउज निमोनिया काउज करता है, ये निमोनिया काउज करने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शेप आएगा तीसरा, विब्रियो। सॉरी, पहले शेप लिख लेते हैं इसका। ये कैसा शेप का होता है? कॉमा शेप का, जिसको क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो। ये कैसा होता है? कॉमा शेप का होता है, इस शेप का, कॉमा शेप का, कॉमा जैसे देते हैं ना हम लोग, ऐसे सिंपल, उसी शेप का होता है ये, ठीक है, विब्रियो। तो ये जो होता है, हाँ अच्छा, इसका एग्जांपल दे दें। इसका एग्जांपल हो जाएगा विब्रियो कॉलरा। ये क्या कॉज करता है? कॉलरा कॉज करता है, यहीं से पता चल रहा है। इसमें भी यहाँ से पता चल रहा था निमोनिया है, निमोनिया कॉज करेगा। ये क्या कॉज करेगा? काउज कॉलरा। कॉलरा का नाम सुने ना, जिसको हैजा बोलते हैं हिंदी में, नाम तो सुने ही होंगे, हैजा बीमारी का, ठीक है। ये कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। याद रखना है, 12th में पूरा पढ़ना है ये सब, और 12th में यहाँ से क्वेश्चन जम के आते हैं एकदम, यही से पूछ लेते हैं 12th वाला जो क्वेश्चन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो पढ़ेंगे 12th में चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज निमोनिया। वहाँ पे 4 को बैक्टीरिया का नाम दे दिया जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है कि फंगस से होने वाला डिजीज है या प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है। तो याद रखना है, 2 डिजीज का नाम बता दिए अभी, निमोनिया और कॉलरा। निमोनिया और कॉलरा ये दोनों किससे होने वाला बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। निमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, और कॉलरा के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो कॉलरा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरल शेप का। स्पाइरल देखते हो ना, कॉपी जैसे स्पाइरल होता है, देखिए ये कहाँ है, ये कॉपी का जैसे ये स्पाइरल है ना, ये स्पाइरल, ये इसी शेप का होता है, स्पाइरल शेप का, ठीक है। इसको स्पाइरुलम बोलते हैं, स्पाइरुलम, ठीक है, स्पाइरुलम। इसका एक एग्जांपल है
अच्छा ये शेप दे दें इसका, ऐसे तो सिंगल लेयर का बनाना नहीं चाहिए, डबल ही बनाना चाहिए। इस शेप का होता है डबल, ठीक है, स्पाइरल शेप का। इसका एक एग्जांपल है एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि बैक्टीरिया, हाँ ये सब जब भी मतलब कहीं दिखे तो लगना चाहिए कि नहीं भाई ये सब पढ़े हैं, बैक्टीरिया है ये सब, ठीक है। बाकी तो सब पढ़ना ही है, सबका नाम याद करवाना है, सबका नाम कहाँ कहाँ सबका यूज है वो भी पढ़ना है। एजोस्पाइरुलम का भी यूज है, एजोस्पाइरुलम का भी यूज है, इसका भी देखें कहाँ यूज होता है, ठीक है। बाकी इतना नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, शेप पढ़ लिए। नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं पूरा इसका ओवरव्यू प्रोकैरियोटिक सेल का। वैसे तो एनसीईआरटी 2 टॉपिक बना के लिखा है अलग अलग, दोनों टॉपिक को अलग अलग कर लेंगे। पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल बना लेते हैं, उसके बाद अलग अलग कर लेंगे दोनों टॉपिक को। ये बनाए हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है ना उसके बाहर भी एक लेयर होता है। ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो इन्वेलप होता है इसको सेल इन्वेलप बोलते हैं। इसीलिए हम बोले थे कि पहले चलो एक साइड में लिख ही लेते हैं उसके बारे में भी। जो टॉपिक बनाया है एनसीईआरटी, इधर दिख रहा है एनसीईआरटी, वो टॉपिक बोला है सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। एनसीईआरटी सेल इन्वेलप के बारे में बताया है और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में बताया है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। अब इसमें ये 3 लेयर, इसके सेल इन्वेलप जो है उसमें 3 लेयर होता है। सेल इन्वेलप करने का मतलब सेल को कवर करने वाला जो कवरिंग होगा उसको सेल इन्वेलप बोल रहा है, ठीक है। और इसमें कितना लेयर होता है, प्रोकैरियोटिक के सेल इन्वेलप में 3 लेयर होता है, इसमें 3 लेयर होता है। जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ये सबसे बाहर का लेयर है। बीच वाला लेयर है इसका सेल वॉल, और ये इसका सबसे अंदर वाला लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें भी कोई दिक्कत सर, इसमें ये एक सिर्फ नया आया है, ये सिर्फ नया आया है, ये इसके बारे में चर्चा कभी नहीं किए थे, तो अभी चर्चा हो गया है। अभी ध्यान रहेगा कि बैक्टीरियल सेल का जो सबसे आउटर लेयर होता है, बैक्टीरियल सेल का सबसे आउटर लेयर वो क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर सेल वॉल, और सबसे इनर लेयर कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप बोलते हैं, सेल इन्वेलप। ध्यान रहेगा, सेल इन्वेलप, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, ये मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार का होता है। ग्लाइकोकैलिक्स कितने 2 प्रकार का हम लोग को पढ़ना है। यदि लूज हुआ, लूज एंड थिन, तो इसको बोलते हैं, इस वाले ग्लाइकोकैलिक्स को बोलते हैं स्लाइम लेयर। इस वाले ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। यदि हार्ड हुआ, हार्ड एंड थिक, तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। तो यहाँ भी देख लिया ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है। यदि लूज और पतला है, ग्लाइकोकैलिक्स मतलब बाहर का लेयर, जो बैक्टीरियल सेल का बाहर का लेयर है वो लूज और पतला है तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, और यदि वो मोटा और हार्ड है तो उसको बोलेंगे कैप्सूल। ध्यान रहेगा, ठीक है। यहाँ सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल, इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये एक तरह का केमिकल है, जैसे सेलुलोज का नाम सुने होंगे कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। नाम सुने हैं, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और यहाँ इसका जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल है वो किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबका एक जैसा होता है। जितने भी प्रकार के सेल होंगे,
जितना भी प्रकार का सेल होगा सबका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसा होता है। तो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम लाइक यूकैरियोटिक सेल जैसा यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह का इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो बोलोगे सर अभी तो यूकैरियोटिक सेल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ना है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आखिर होता क्या क्या है, वो होता कैसे है। ठीक है, इतना समझ में आया है कि इसका 3 लेयर है। सेल इनवेलप क्यों बोला, तीनों को मिला के सेल इनवेलप बोला जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, सेल इनवेलप बोला जाता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाहर वाला लेयर है, प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे बाहर वाला लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है। ये 2 टाइप का हो सकता है, यदि लूज और थिन हुआ, मतलब कि लूज सॉफ्ट और पतला हुआ तो उसको बोल देंगे स्लाइम लेयर। ठीक है, और हार्ड और थिक हुआ तो उसको बोल देंगे कैप्सूल। याद करने का तरीका है स्लाइम लेयर, स्लाइम को स्लिम से याद रखो। स्लिम मतलब पतला होगा, और जो स्लिम होते हैं वो लचीला भी होते हैं, लूज भी होते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जो लूज और पतला है उसको स्लाइम लेयर। और कैप्सूल देखते हो, कैप्सूल जो होता है, जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं दवाई वाला, वो हार्ड होता है। भले मोटा नहीं दिखता है लेकिन वो हार्ड होता है। सीट के जैसा भी तो नहीं होता है, गोल गोल होता है, मोटा थोड़ा तो होता ही है, और वो कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो जो हार्ड होगा और थिक होगा वो कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप का, स्लिम लेयर और कैप्सूल। ठीक है, इसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का, याद रखना है एकदम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल के तरह ही। जैसा यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरह का इसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और यहाँ इसका अच्छा सेल वॉल का एक फंक्शन भी है। सेल वॉल का फंक्शन बता दें, वैसे जितने भी सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसका एक ही फंक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेल का शेप डिटरमाइन करता है, और सेल कोलैप्स ना हो जाए, मतलब चिपक ना जाए, पिचक ना जाए और फट ना जाए, ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण वो फट ना जाए, उससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ सेल वॉल का फंक्शन लिख लें यहीं पे, इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रिवेंट, दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है सर, इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं, करें ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वैसे बोल रहे हैं तो सुन के लिख लेना। एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम bursting and collapsing, सेल पिचक ना जाए या सेल फट ना जाए, उससे भी प्रिवेंट करता है सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो होता है वो हार्ड होता है, सेल वॉल जो होता है वो हार्ड होता है, और वो फटने से मतलब सेल का पहले तो शेप डिटरमाइन करता है कि सेल का शेप कैसा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, सेल वॉल पे, क्योंकि सेल वॉल हार्ड है, वही डिटरमाइन करेगा कि उसका शेप क्या होगा। और दूसरी बात कि ये सेल को फटने से, अगर सेल के अंदर ज़्यादा मटेरियल घुस जाए तो उसके फटने से बचाता है, और सेल के अंदर अगर कम मटेरियल है तो सेल को पिचकने से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, इतना काम था। अब क्या जानना है कि सेल इसके अंदर होगा क्या क्या, इसके अंदर होगा क्या क्या। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली बात इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और जिस एरिया में ये प्रेजेंट होगा उसको न्यूक्लियाइड बोलेंगे। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड, वेयर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। इसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम लिख लेते हैं, कह सकते हैं, बट इसके क्रोमोसोम में एक तरह का प्रोटीन होता है, जो यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है ना, उसमें वो प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। वो प्रोटीन का नाम क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, और वो प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम में नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन ये एक तरह का प्रोटीन है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और वो यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है उसको एक शेप दे पाता है, बट इसके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और क्या, इसके अंदर एक और होता है प्लाज्मिड, अभी बताया जस्ट। ये क्या है, प्लाज्मिड। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा
क्रोमोजोमल डीएनए ठीक है। अच्छा, एक बात अब ये है कि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पे है ना दिया हुआ इट्स मॉडिफिकेशन, तो इसके मॉडिफिकेशन जो है वो किस में होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। मॉडिफिकेशन इसका वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरह से एक्सटेंट हो जाता है। एक्सटेंट मतलब बढ़ जाता है, अंदर की तरफ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो बढ़ा हुआ पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो इनफोल्डिंग है साइटोप्लाज्म के तरफ, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा ना, साइटोप्लाज्म भी होगा इसके अंदर। तो ये जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की तरफ इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड कर दिया है, और क्या बनाता है? ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीजोजोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मीजोजोम। इसका अपना बहुत सारा काम है। ठीक है ना, इसका बहुत सारा काम है मीजोजोम का। तो इसका काम एक जगह हम करके लिख लेंगे, मीजोजोम का क्या क्या काम है। ठीक है, और भी इसका मॉडिफिकेशन होता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कहीं कहीं पे और भी मॉडिफिकेशन करता है, और वो बनाता है कुछ और भी स्ट्रक्चर बनाता है। उसका नाम कहाँ लिखें? ऊपर लिख लें। ये मान लो मीजोजोम नहीं है, ये दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्रोमैटोफोर्स लिख लो इसको, क्रोमैटोफोर्स। बट ये हर बैक्टीरिया में नहीं होगा, ओनली फाउंड इन, यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर दिख रहा है ना, ये क्रोमैटोफोर्स जो है हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होगा, वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? ये ओनली फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, ओनली फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। ये ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्रोमैटोफोर्स हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होगा, बट मीजोजोम जो है ये हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, साइनोबैक्टीरिया हो चाहे नॉर्मल बैक्टीरिया हो। बट ये क्रोमैटोफोर्स सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। और इस क्रोमैटोफोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट भरे होते हैं, कंटेन पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर पिगमेंट भरे होते हैं। क्रोमैटोफोर्स सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? पिगमेंट भरे होते हैं। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर। जैसे क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल, जिसके वजह से पत्ते ग्रीन होते हैं ना, पेड़ पौधे के पत्ते ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का पिगमेंट है जो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस क्रोमैटोफोर्स के अंदर भी कुछ पिगमेंट ऐसा पाया जाता है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस ये क्रोमैटोफोर्स कर पाते हैं। और क्रोमैटोफोर्स बोल रहा है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं क्योंकि इसके पास क्रोमैटोफोर्स होता है, और इस क्रोमैटोफोर्स में कुछ पिगमेंट भरे होते हैं। और वो पिगमेंट का नाम शायद उस पिगमेंट को नाम बोलते हैं, उसको बैक्टीरियोक्लोरोफिल बोलते हैं। उसको, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। और इसके अंदर एक और पिगमेंट भरा होता है जिसका नाम होता है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड एंड कैरोटीनॉइड भी एक तरह का पिगमेंट है, ध्यान रखना है। बैक्टीरियोक्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड ये दो पिगमेंट है जो क्रोमैटोफोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमैटोफोर्स किस में प्रेजेंट होंगे? क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया में। क्रोमैटोफोर्स है क्या? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया है अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, और यही एक्सटेंशन क्या बना लिया है? क्रोमैटोफोर्स। और ये एक्सटेंशन क्रोमैटोफोर्स हर बैक्टीरिया में नहीं बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में बनाएगा, इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ना है? इसका मीजोजोम का क्या पढ़ना था? मीजोजोम का फंक्शन, मीजोजोम का काम क्या क्या होता है। ठीक है ना, पढ़ ले मीजोजोम का फंक्शन। इसको पहले ड्रॉ करो, कॉपी में बनाओ अच्छे तरीके से। बहुत सारा चीज यहीं पे हम मेंशन कर दिए हैं, ठीक है ना, बहुत सारा चीज यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं।
पूरा नोट्स अच्छी तरीके से हम नहीं बना पाएंगे, मतलब इसका नोट्स अगर बनवाने लगे कि मतलब नोट्स बनवा देते हैं, बच्चा सब याद करेगा पढ़ के, तो वो अभी हम नहीं करवा रहे हैं। इसे ही क्यों पढ़ के याद कर लो, मतलब जब फिगर दिमाग में बैठा रहेगा ना, जब फिगर दिमाग में रहेगा ना, तो सारा चीज़ ऑटोमेटिक याद होते जाएगा और नोट्स तुम खुद से बनाने लगोगे फिर। मतलब नोट्स का जो हर एक लाइन लिखते हो, नोट्स में क्या करते हो, लाइन बाय लाइन लिखते हो हर चीज़ को, तो जब फिगर याद रहेगा तो फिगर से ही तुम अपना लाइन बना सकते हो नोट्स में लिखने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम पहले फिगर बना के बताए हैं। नोट करो जल्दी से, हो गया है? फंक्शन ऑफ मीजोजोम पढ़ लेते हैं। मीजोजोम का क्या क्या काम होता है, मीजोजोम है क्या, पहले ये समझ में आ गया है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुवार्ड्स साइटोप्लाज्म के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, मीजोजोम कहलाता है। ये समझ में आ गया। अब इसका फंक्शन पढ़ना है, मीजोजोम का फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन है कि ये सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है ना, सेल वॉल का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में यही करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। दूसरा इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। और क्या करता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन हो गया। और भी इसका फंक्शन है, जैसे इंक्रीज सरफेस एरिया जो है ना वो इंक्रीज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कैसे, जैसे देखो ये एक हम ऐसे गोल बनाए, ये एक गोल बनाया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा बनाया है, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा बनाया, अच्छा से बना, मतलब इसी में एक्सटेंशन हो गया। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा बनाया, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, मतलब इसको खोलें, इसको अगर खोलें तो ये मान लो कि इतना लंबा है, लेकिन इसको खोलेंगे तो इसके तो अंदर भी और एरिया बढ़ा है, ये इसके अंदर में भी और एरिया बढ़ा है, तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि मीजोजोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और इसका फंक्शन, और इसका क्या क्या फंक्शन है एनसीईआरटी में देख ले जरा। हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। अच्छा, एक और फंक्शन इसमें इसका छूटा, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनना, जैसे डीएनए इसमें प्रेजेंट है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो वही डीएनए का कॉपी बनाता है ये। मेक डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मेक कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए का कॉपी बनाना क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, यही इतना फंक्शन था इसका मीजोजोम का। और अच्छा, ये मीजोजोम जो है ना किसके फॉर्म में ये एक्सटेंड होता है, इसका जो एक्सटेंशन है वो तीन चीज के फॉर्म में होता है, या तो वेसिकल के फॉर्म में होगा, या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगा, या फिर लैमिला के फॉर्म में होगा। एक्सटेंशन इन द
फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। ठीक है, ये हो गया मीजोजोम। अब इसके बाद इसमें पढ़ना है, बैक्टीरिया का टाइप पढ़ना है। बैक्टीरिया का 2 टाइप पढ़ना है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। इसमें हम लोग बैक्टीरिया का 2 टाइप पढ़ना है, इसके सेल वॉल के बेसिस पे। बैक्टीरिया के सेल वॉल के बेसिस पे इसका 2 टाइप होता है। टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल टाइप। सेल वॉल भी इसमें अलग अलग, थोड़े अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। उसी के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 भाग में क्लासिफाई किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन ग्रामविच के द्वारा किया गया है। ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? ग्रामविच के द्वारा। ठीक है, ये 2 टाइप कौन कौन है? एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यहाँ पे एक प्रोसीजर किया जाता है, ग्रामविच ने एक प्रोसीजर किया था, उस प्रोसीजर का नाम होता है ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक है, इस ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या किया जाता है? इसी के बेसिस पे, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे ही बैक्टीरिया को 2 अलग अलग टाइप में बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम प्रोसीजर होता क्या है? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1 कि इसमें हम लोग ग्राम स्टेन डालते हैं। ग्राम स्टेन, स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब यहाँ पे कलर से समझ लो, कलर या इसको डाई भी बोलते हैं। ठीक है, डाई का मतलब मरना नहीं, डाई का मतलब क्या? कलर। ठीक है, कलर या स्टेन या डाई तीनों एक ही चीज़ के लिए यूज किया जाता है, एक ही वर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे ग्राम डाई, जिसको ग्राम स्टेन बोलते हैं या ग्राम डाई बोल सकते हो। पुट ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन कौन है? ग्राम स्टेन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्रिस्टल वायलेट ग्राम स्टेन होगा। क्रिस्टल वायलेट, कलर का नाम दिया गया क्रिस्टल वायलेट कलर होगा, क्रिस्टल वायलेट कलर। ठीक है, इसको पुट करेंगे सबसे पहले, और इसके साथ साथ क्रिस्टल वायलेट कलर के सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले डालेंगे ये वाला कलर, ये वाला स्टेन डालेंगे, क्रिस्टल वायलेट स्टेन। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे आयोडीन। क्या डालेंगे? आयोडीन। ये जो ग्राम पॉजिटिव या दोनों जो बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा? ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, ये ब्लूइश कलर का होता है। इन दोनों का जब मिक्सचर होता है वो ब्लूइश कलर का होता है, मतलब दोनों बैक्टीरिया कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। इसका डायग्राम में भी बना के समझाएंगे कि होता कैसे है ये। ठीक है, ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप 2 में इसको धो देंगे, इसको अल्कोहल से धो देंगे। ठीक है, वॉश, सिर्फ ये डाले क्या थे जब धोना ही था, तो वॉश विथ अल्कोहल या एसीटोन या अल्कोहल से इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने पे क्या होगा ना, जब इसको धोएंगे ना, तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये क्या करता है? ग्राम जो स्टेन डाले हैं उस स्टेन को ये रिटेन करके रखता है, मतलब अपने अंदर होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसका कलर तो जाएगा नहीं, धोने पे भी नहीं जाएगा इसका कलर, तो इसका कलर अभी ब्लूइश कलर का ही है, और ये जो है ये कलरलेस हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है, इसको धोने के बाद ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3 करेंगे। अब कलरलेस हो गया है तो ये तो दिखेगा नहीं, ये तो दिख रहा है बट ये तो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे? फिर से इसको स्टेन करेंगे, फिर से इसको रंगेंगे। ठीक है, वो फिर रंगेंगे किससे? स्टेप 3 में हम लोग एक और डाई का यूज करेंगे, सैफ्रानीन। क्या डालेंगे? सैफ्रानीन डालेंगे। सैफ्रानीन जो होता है ये पिंक कलर का होता है। ये कैसा होता है? पिंक कलर का होता है।
तो पिंक कलर जब डालते हैं तो ये जो ब्लू कलर का है ना, ब्लू कलर का ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ब्लू कलर पे पिंक का कोई असर नहीं पड़ता है। ब्लू कलर में पिंक मिला दो तो उसका जो कलर है वो कोई असर उस पर नहीं पड़ता है, पिंक ही रह जाता है। ठीक है, तो सैफरानीन डालने के बाद भी इसका कलर यही है, ब्लूइश कलर ही है। और चूंकि आगे वाला जो है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ये कलरलेस हो चुका था, तो ये कैसा हो जाएगा, अब पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो सर इसमें करना क्या चाहते थे, ये ग्राम बीज जो है इसमें करना क्या चाहते थे? ये पिंक कलर का हो गया। इससे हम लोग को पता क्या चला, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव उसको बोलेंगे जो कलर को होल्ड करके रखा, जो कलर को होल्ड करके रखा उसको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बोल दिया। और जो कलर को हटा दिया मतलब उसमें से कलर निकल गए, पहले जो डाले थे क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन वाला, क्रिस्टल वायलेट जो कलर डाले थे आयोडीन के साथ, वो कलर जिसमें से निकल गया उसको वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोल दिए। तो इसमें सर मतलब कि अलग अलग क्लासिफाई करने का क्या फ़ायदा हुआ, अलग अलग क्लासिफाई क्यों किया, दो भाग में क्यों बांटे इसको बैक्टीरिया को? तो इनका मानना ये था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, इनका मानना क्या मतलब ऐसा होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ये ज़्यादा डिजीज काउज नहीं करता है, नॉट काउज मोर डिजीजेस, ये ज़्यादा डिजीज काउज नहीं करता है। अंग्रेजी की ऐसी तैसी अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, ये डिजीज कॉजेटिव एजेंट होता है, काउज डिजीजेस, बहुत सारा डिजीज काउज करता है। मतलब बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया डिजीज काउज करने वाला है, मतलब जिससे भी बीमारी होता है वो बैक्टीरिया क्या होता है, ज़्यादातर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, अब ये मतलब कि ये जो डाले हम लोग जो भी कलर डालें वो रिटेन कहाँ हुआ, जो भी कलर हम लोग डाले हैं वो रिटेन कहाँ हुआ? चलो बनाते हैं। ये मान लो हम इस बैक्टीरिया का हम लोग क्या बनाए, ये मान लो कि हम लोग बना लिए इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसका ये बना लिए इसका सेल वॉल। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ग्लाइकोकैलिक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे किसके बेसिस पे बांटा गया है, सेल वॉल टाइप के बेसिस पे। ठीक है, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है, इसका सेल वॉल मोटा होता है, इसका सेल वॉल कैसा होता है, मोटा होता है, ये इसका सेल वॉल है। अब जब सेल वॉल के ऊपर से मतलब कि जब हम कलर डालेंगे तो कलर डालेंगे तो बैक्टीरिया का तो तीनों लेयर आएगा। ठीक है, तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स का कोई रोल नहीं होता है, ग्लाइकोकैलिक्स एज इट इज जैसे हम लोग कुछ भी डाले हैं तो वो क्रॉस करने दे देता है। ठीक है, और जब हम लोग कलर डाले हैं तो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल को क्रॉस करके यहाँ पे आया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, हो सके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी गया होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो हम लोग जब यहाँ से कलर डाले हैं, यहाँ से जब कलर डाले हैं तो कलर कुछ यहाँ पे आके रुका होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आके रुका होगा, अंदर नहीं गया, वैसे भी अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बड़ा ही सिलेक्टिव नेचर का होता है, हर किसी को अंदर ढुकने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे आके कलर इसका रुका, तो ये कलर यहाँ पे इसका कलर आने की वजह से इसका जो कलर है, रंग है, वो कैसा हो गया, ब्लूइश कलर का हो गया। और इसको जब धोए हम लोग अल्कोहल और एसीटोन से, तो ये कलर यहाँ से बाहर गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो सेल वॉल है ये मोटा है, थिक सेल वॉल है, तो ये कलर जो है यहाँ से बाहर गया ही नहीं फिर। लेकिन इसका जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है ग्राम निगेटिव का, इसका ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना वो दो लेयर का होता है, पतले पतले 2 लेयर का इसके पास सेल वॉल होता है। रुक जाओ, इसको नीचे बनाते हैं ग्राम निगेटिव वाला। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा अच्छे से, रुको मार्कर चेंज करने दो यार। ओ भाई साहब मार्कर, चल मिल गया मार्कर। भीग जाता है बोर्ड तो चलता नहीं है, मार्कर भी नहीं अच्छे से। देखो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो 2 लेयर का होता है, एक ही अकेला लेयर नहीं होता है सेल वॉल इसका, 2 लेयर का, पतले पतले 2 लेयर का। ये एक हो गया और ये एक हो गया। अभी क्या बताए थे कुछ देर पहले कि इसका जो सेल वॉल बना होता है ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। लेकिन इसका जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, इसका सेल वॉल
दो अलग अलग टाइप के केमिकल से बना होता है। इसका जो सेल वॉल है ये क्या है, इसका पूरा का पूरा सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये दो लेयर में डिवाइडेड है, दो अलग अलग केमिकल से मिलकर बना होता है। नीचे वाला जो लेयर है ये इसका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और इसका जो ऊपर वाला लेयर है ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, ये अलग टाइप के केमिकल का बना होता है, और ये दोनों लेयर को मिला के इसका सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ग्राम निगेटिव वाला जो है इन दोनों लेयर को मिला के इसका सेल वॉल बोलते हैं, और ये जो होता है ऊपर वाला लेयर ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। और ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड केमिकल है ये इस वाले बैक्टीरिया को, ये नीचे क्या है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसका ये सेल वॉल है। ठीक है, और इसका सेल वॉल दो अलग अलग तरह के केमिकल से मिलकर बना है। एक तो पेप्टिडोग्लाइकन है जो इसमें भी था, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो लेयर है ये पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना है, और ये पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ये इसको परमिट नहीं करता है बाहर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थोड़ा सा पतला है, उसके वजह से यहाँ पे जो कलर हम लोग डाले होंगे, ये कलर जो हम लोग डाले थे उसको धोने के बाद अल्कोहल से जब इसको वॉश करेंगे तो ये कलर बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है वो पतला है, और ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का वाला जो लेयर है वो उस कलर को रोकेगा नहीं, वो उसको बाहर जाने देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, क्यों बोले कि ये कॉज डिजीज का मतलब बहुत सारा डिजीज कॉज करता है, क्योंकि ये लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और बैक्टीरिया को, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है ये कौन, लाइपोपॉलीसेकेराइड, जिसके वजह से ये ज़्यादा डिजीज कॉज करता है। और ये एंटीबायोटिक कहने का मतलब एंटीबायोटिक एक दवाई है जो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है। क्या, एंटीबायोटिक एक तरह का दवाई है जो बैक्टीरिया को मारने का काम आता है, और ये चूंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब कि जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई है उसको भी ये रेजिस्ट करने का क्षमता रखता है। मतलब क्या, ये बीमारी कॉज कर देगा, क्योंकि दवाई से भी ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास लाइपोपॉलीसेकेराइड का एक अलग सा लेयर है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। समझ में आया है? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर समझ में आया है? और यही ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के आधार पे बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर को अपने अंदर रिटेन कर लेगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर कलर को रिटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पूरा का पूरा सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ नहीं होता है। इसका सेल वॉल दो तरह के केमिकल से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन और लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, बाकी का अगले दिन देखेंगे। इसमें छूट गया कि इसमें राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है, राइबोसोम नहीं, वो भी पढ़ा ही देते हैं, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में खत्म। इसमें राइबोसोम पढ़ना है और इंक्लूजन बॉडी पढ़ना है। इसके मतलब सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है। नोट हो गया था ना? नहीं हुआ था तो वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए और पूरा नोट कीजिए। इसके बाद क्या पढ़ना है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर का जो राइबोसोम होता है वो अलग टाइप का होता है, यूकैरियोटिक से बहुत ही अलग होता है। ठीक है ना? ये राइबोसोम इसके पास जो होता है वो 70S राइबोसोम होता है। राइबोसोम एक्चुअली दो तरह का होता है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। कौन कौन? एक 70S और एक 80S, दिख रहा है ऊपर? ये 80S राइबोसोम जो है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, अभी बस यहाँ पे आए। ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में 70S पाया जाता है। इसका 2 सब यूनिट होता है, 2
सब यूनिट होता है, मतलब 2 छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, एक 50s सब यूनिट और एक 30s सब यूनिट। अब बोलोगे सर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80s हो जाएगा, फिर 70s ही क्यों है। ये सब यूनिट जो है, ये सब यूनिट, इसका पता है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, मतलब इसके डेंसिटी के आधार पे ये जुड़ता है, इसके डेंसिटी के आधार पे ये जुड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट सम ये वाला नहीं होता है, यहाँ पे इसके डेंसिटी के आधार पे जुड़ता है, ठीक है। और ये दोनों का दोनों जो सब यूनिट है ये अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए एक साथ हमेशा नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये राइबोसोम जो है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। हर जगह इसका यही काम होता है, राइबोसोम का एक ही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करना, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, हर जगह राइबोसोम किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, ये राइबोसोम जो है कभी कभी बहुत सारा राइबोसोम एक ही mRNA पे आ जाता है। अब नया वर्ड आ गया सर mRNA, ये mRNA जो होता है ना, ये मान लीजिए एक mRNA है, ठीक है, mRNA। RNA का नाम तो सुने हैं, mRNA का नाम पहली बार आ रहा है सर, 10 तक पढ़े थे तो RNA ही सिर्फ सुने थे, mRNA नहीं सुने थे। सुन लीजिए, RNA जो होता है वो 3 टाइप का होता है। DNA, चलो पहले DNA बना लें। DNA क्या बनाता है, RNA बनाता है, और RNA कितने टाइप का बनाता है, 3 टाइप का, rRNA, rRNA, tRNA और एक होता है mRNA, mRNA। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, समझाया जाएगा तीनों का अलग अलग क्या फंक्शन है। rRNA, tRNA, mRNA तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है, तीनों का अलग अलग फंक्शन समझाया जाएगा। ये तीनों का तीनों RNA जो है ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें ये जो rRNA mRNA है इसका मेन रोल होता है। अच्छा, ये rRNA जो है ना यही बनाता है राइबोसोम, मेक राइबोसोम। राइबोसोम किसके बने होते हैं, rRNA के बने होते हैं, ठीक है। और ये mRNA जो होता है, ये जो बिछाया गया है mRNA, ये एक मतलब कि एक सीट देता है जिसपे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, एक सीट बनाता है ये mRNA जिसपे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है। तो ये mRNA का एक सीट है, ठीक है। और ये rRNA क्या बनाया, राइबोसोम बनाया। राइबोसोम इसी mRNA से चिपका हुआ होता है। राइबोसोम का क्या होता है, 2 सब यूनिट होता है, एक सब यूनिट बड़ा वाला सब यूनिट ऊपर होता है और छोटा वाला सब यूनिट नीचे होता है, ठीक है। और कभी कभी एक ही mRNA पे बहुत सारा ऐसा राइबोसोम आ जाता है, छोटा बनाते हैं ना छोटा वाला को, कभी कभी एक ही राइबोसोम पे बहुत सारा एक ही mRNA पे बहुत सारा ऐसा राइबोसोम आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम भी बोल देते हैं, पॉलीजोम। जब एक ही RNA के ऊपर एक से ज़्यादा राइबोसोम अटैच हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे फिर, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। और सब मिलकर क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस ही करवाएगा, क्योंकि सबका काम rRNA, tRNA और mRNA सबका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, मतलब प्रोटीन बनाना, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है सारा का सारा कि प्रोटीन कैसे बनेगा, DNA से RNA कैसे बनेगा, RNA का 3 टाइप कैसे बनेगा और RNA से प्रोटीन कैसे बनेगा, ये सारा प्रोसेस 12th क्लास में पढ़ना है। ये मत सोचिए कि ये पढ़ना ही नहीं है, कहीं फालतू का पढ़ाया जा रहा है, ये 12th क्लास में सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। राइबोसोम अगर एक ही साथ एक ही mRNA पे बहुत सारा हो तो उसको पॉलीराइबोसोम बोलेंगे या पॉलीजोम बोल देंगे। और ये भी याद रखना है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है, जिसका 2 सब यूनिट होता है, 50s और 30s 2 सब यूनिट होता है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम के बारे में इतना ही जानकारी लेना था, राइबोसोम के बारे में इतना ही जानकारी लेना था। अब इसके बाद पढ़ना है इंक्लूजन बॉडी। इसमें और भी चीज़ें छोड़े हैं, 2 चीज़ छूटा है, 2 चीज़ नहीं 3 चीज़। कौन कौन छूटा है, एक फ्लैजिला छूटा, पिलाई छूटा और फिम्बरी छूटा। तो अब इसको अगले दिन ही कर लेंगे, इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, फैलाइए वीडियो को, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, पूरा कॉन्सेप्ट डायग्राम के साथ, ठीक है।